ठीक ठाक हैं। आप लोगों को विशेष तौर पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इस समय कोरोना फिर अपने पुराने रूप में आने वाला है, जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी प्रभावित कर रहा है। 12 राज्यों में उसने अपना पांव पसार दिया है। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। पहली ज़रूरत तो आपको वैक्सीनेट होने की है, और दूसरी कि आप अपने घर से बाहर जैसे भी निकलते हैं जिस रूप में मास्क ज़रूर यूज़ करें। मास्क अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर नहीं समझें, ठीक है। इसके साथ साथ आप पढ़ाई लिखाई का भी काम करें, जो दैनिक दिनचर्या है उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। कोरोना तो भाई है एक एपिडेमिक इफेक्ट, लेकिन अब क्या करेंगे, उसके लिए आप घर में भी नहीं बैठे रह सकते हैं। तो आप जो नैतिक ज़रूरतें हैं उसको तो पूरा कीजिए। उन्हीं नैतिक ज़रूरतों में आपकी एजुकेशन भी आती है। इस नाते आपको पढ़ाई के साथ साथ सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, इसमें हमारा आज का टॉपिक है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाम तो ये पुराना ही है, लेकिन इसमें कुछ और आगे की बात बताई गई है कि पीरियाडिक टेबल जो बनाने की बात की गई थी, पीरियाडिक टेबल बनाने में कुछ एंशिएंट केमिस्ट ने अपने अपने विचार दिए। उसमें जो सबसे प्रभावी विचार दिखा वो मेंडलीव साहब का था। तो मेंडलीव जो है एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग 1834 टू 1907 जो उनका लाइफ हिस्ट्री है, कहने का मतलब 1834 में उनका जन्म हुआ और 1907 तक वो जिंदा रहे। तो उन्होंने अपना विशेष तौर पर जो केमिस्ट्री में योगदान दिया, वह योगदान प्रमुख रूप से क्या रहा, पीरियाडिक टेबल के विषय में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में पुराने केमिस्ट न्यूलैंड या उससे पहले डोमिनियर ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि मॉडर्न केमिस्ट्री में उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को फेल्योर साबित हो गए। तो अब देखते हैं आज हम इसमें मेंडलीव की क्या विशेषताएं थी, मेंडलीव क्यों फेल्योर हुए। लेकिन इनमें फिर भी लोगों से रेज अप वाली कंडीशन थी कि पहले से तो कुछ बेटर इन्होंने करने की बात की। तो यहाँ पर करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल 1834 टू 1907। ये डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ की पोजीशन दिया गया है। एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप, इन्होंने परीक्षण किया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेज एंड द एलिमेंट्स, मतलब कि एटॉमिक मासेज का एलिमेंट से क्या संबंध है, एंड देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में इससे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन है। कि अरेंज 63 एलिमेंट्स, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को एक साथ रख के एक प्लान बनाया, एक प्लानिंग दी जिसको अरेंजमेंट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल बोलते हैं। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसका फाउंडेशन किस पर रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यही बिगर मिस्टेक्स थी सबकी। बार बार ये लोग एटॉमिक मास को ही अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं, और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आगे चल करके सभी केमिस्ट एक के बाद एक फेलियर होते जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ विशेषताएं रखी, उन विशेषताओं को देखते हैं। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट देयर वाज ए पीरियाडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को महत्व देते हुए हम उसी के बेस में आगे काम करेंगे। कि ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स, उन्होंने तत्वों का परीक्षण किया, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम, कि मतलब जो प्रॉपर्टीज उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस ऑर्डर में फॉल करती है, इन द सेम वर्टिकल कॉलम। सेम वर्टिकल कॉलम मतलब कि अगर सपोज कीजिए वर्टिकल कॉलम हम इस तरह से फुलफिल करना चाहें तो अप टू डाउन इनकी पोजीशंस एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। इसी तरह से अगर हम हॉरिजेंटली करना चाहें तो हॉरिजेंटली उनका भी रिलेशंस निकाला। तो कहने का मतलब कि कोई भी व्यवस्था अगर हम बनाते हैं तो हमें रो एंड कॉलम का सहारा लेना होता है। तो रो एंड कॉलम में कॉलम के अकॉर्डिंग देखा, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अटैच मिल रहे हैं। इसी तरह से हॉरिजेंटल वे में देखा, तो हॉरिजेंटल वे का मतलब क्षैतिज रेखा के सामान्य तौर पर, तो उसमें भी लेफ्ट से राइट में कुछ रिलेशंस मिला। तो उसी रिलेशंस को कह रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब
कि उनके प्रॉपर्टीज सेम दिखे। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज को जनरल प्रॉपर्टीज माना जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही मेन प्रॉपर्टीज होती है जिसमें रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड सब्सटेंसेज होते हैं। तो फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम, मतलब सेम वर्टिकल कॉलम, एक ही वर्टिकल कॉलम अगर हम अप से डाउन चलते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दी। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, इस वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स, और जो इसके हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। इन दिस टेबल, इस टेबल में मेंडलीव्स स्टेटेड, मेंडलीव्स ने अपने मंतव्य को बताया कि उनकी क्या विचार है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास के फंक्शन है। कहने का मतलब कि एटॉमिक मास उसका सेंट्रल पॉइंट में होता है और एटॉमिक मास के आधार पर ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने 63 एलिमेंट्स का किया, अभी वो अपने आप को पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक विचार रखा और कुछ एलिमेंट्स को एग्जाम्पल दैट प्रूव करने की कोशिश किया। फिर इसके बाद आगे करते हैं द टेबल कंटेन्स 8 ग्रुप्स, और इस तरह से जो उन्होंने पीरियाडिक टेबल बनाया उस पीरियाडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बनाए, मतलब कि 8 ग्रुप बनेंगे एंड 6 पीरियड्स। मतलब क्या हो गया कि कॉलम वाली लाइन 8 बनेगी, जिसे कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर कॉलम या ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा बॉक्स जो बना हुआ हो। ऐसे बॉक्सों की संख्या कितनी थी? 8, और दूसरे 6 पीरियड्स, पीरियड्स का मतलब 36 खाने जो थे वो 6 भागों में बटे हुए थे। इन टेबल मेंडलीव्स लेफ्ट गैप्स फॉर द एलिमेंट्स, इसके बाद मेंडलीव्स ने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस पीरियोडिक टेबल बट द गैपिंग प्लेसेस आर ऑलवेज फ्री हियर, मतलब यहाँ पर हम कुछ गैप छोड़ दे रहे हैं और अभी हमें लगता है कि और भी तत्व आएंगे और जो ये खाली स्थान रहेगा इस पीरियोडिक टेबल में वहाँ वो अपना स्थान ले लेंगे। कहने का मतलब एक तरह से वह अपने स्टेटमेंट पर 100% संतुष्ट नहीं था। तो बार बार उसने यही चीज़ कहा कि हम कुछ इसके लिए गैप छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद जो नए रिसर्च एलिमेंट्स होंगे या जो भी हमें सामने आएंगे वो इन गैपिंग में इनको फिलअप किया जाएगा। इसी नाते आप लोगों ने देखा होगा कि 8 ग्रुप की बात जब करते हैं तो वर्गों की संख्या 8 ही है, जबकि वर्तमान में आप कितने वर्ग पढ़ते हैं? वर्गों की संख्या देखा जाए तो सामान्य तौर पर 18 है। बात समझ रहे हैं? अब वो 18 किस ग्रुप में है? पहले 1 से 7 तक, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरह से 7A 7B तक चलता है। इसके बाद जो ग्रुप 8 है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, उसके साथ 3 कॉलम जुड़े हैं। तो आपने उधर देखा 7 गुना 14 वर्ग हो गए और 14 के बाद 3 वर्ग ये इधर आ गए, 8 वाले जो लार्जेस्ट ग्रुप है, तो 14 3 17 हो गए और एक सबसे लास्ट में 0 ग्रुप होता है उसको मिला लिया जाए तो वर्गों की संख्या 18 हो जाती है। लेकिन जनरल काउंटिंग में हम वहाँ पर क्या करते हैं? कहते हैं नहीं 9 वर्ग हैं। बात समझ रहे हैं? वर्गों की संख्या 9 है, इस नाते कि एक को 0 ग्रुप घोषित कर दिया गया। तो 0 ग्रुप की काउंटिंग जिस तरह से हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं 0 to 9 यही 10 अंकों को लेते हैं। 0 को हम एक करिश्माई संख्या मानते हैं। तो करिश्माई संख्या मानने के मतलब क्या होता है कि कहीं उसकी प्लेस वैल्यू होती है कहीं नहीं होती है। पहले की पीरियोडिक टेबल में कहा गया 0 ग्रुप का ऐसा मेंबर होगा जो रिएक्शन ही नहीं करता है, इस नाते उसको हम इनर्ट गैस की श्रेणी में रखें। लेकिन अब आधुनिक केमिस्ट्री तो ये नहीं मानती, वो तो कहती नहीं ये भी रिएक्शन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। आज आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग जो हो रही है, LED वगैरह बना रहे हैं, वो सब इनर्ट गैस के माध्यम से ही संभव हो गया। तो आज वो रिएक्टिव हो गई और पहले रिएक्शन नहीं करती थी, ऐसा केमिस्टों का विचार था। तो लोगों की नॉलेज अधूरे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से उस पर रिसर्च हो रहे हैं, वो रिसर्च होने का एक प्रमुख आधार क्या हो रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट करते जाएं। कन्वर्ट कर देने का मतलब कि पहली चीज़ें जो हमें नहीं मालूम थी आज मालूम हो गई, तो हम पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों को उतना ही यूज़ करें कि जिसके द्वारा हम नई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को और जो हमें समृद्धशाली बना सके, बुद्धिमान बना सके, उसको हम लागू करें।
तो यहाँ पर सामान्य तौर पर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स की बात जो थी, तो ग्रुपों की संख्या 9 हो गई, और जिसको अभी हमने 18 भागों में बताया, तो सामान्य तौर पर वर्गों की संख्या 18 देखी जाएगी, जो अब मॉडर्न पीरियाडिक टेबल होगी। और इसके बाद 6 पीरियड्स को चेंज करके कितना कर दिया गया, 7 पीरियड्स में कर दिया गया। तो इस तरह से ये तो इनका था मेंडलीव्स की मॉडल, और उन्होंने कहा कि हम 8 और 6 का रेशियो बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने गैप को छोड़ दिए, वर्टिकल कॉलम में भी और हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी, दोनों में उन्होंने गैप छोड़ दिया, और ये विश्वास करके कि आने वाले टाइम में फिर नए तत्वों का खोज होगा, तो उनको एक निश्चित प्लेस दे दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं। इन टेबल मेंडलीव्स लेफ्ट गैप्स, इस टेबल में मेंडलीव्स ने स्वीकार भी किया कि हम इसमें कुछ गैप छोड़ दे रहे हैं, फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड, ऐसे तत्वों के लिए जो अभी खोज नहीं हुए हैं। एट दैट टाइम, इस टाइम ही नेम्ड सच एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्सिंग, ये संस्कृत न्यूमरल्स, और उसकी काउंटिंग के लिए वो रशियन थे, तो रशियन का एक शुरू से ही पहले से ही लगाव भारतीय संस्कृति से ज्यादा रहा है, तो वो संस्कृत भाषा में इनका नाम, मतलब अंकों को संस्कृत के शब्दों में दिया, और कहा कि ये संस्कृत न्यूमरल्स हैं। उसका नाम उन्होंने कहा एका, दिवी एंड ट्राई। एका, दिवी एंड ट्राई का मतलब, एका का मतलब 1 और दिवी का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो इसका इनका संबंध क्या था, आगे के साइंटिस्टों ने इसको रिसर्च किया, तो इसका मतलब बैलेंसी से था। तो बैलेंसी का मतलब कि ऐसे तत्व आएंगे जिनकी एक बैलेंसी होगी, अर्थात उनको +1 या -1 चार्ज होगा। इसी तरह से डीबी का मतलब जिसमें +2 या -2 वाले चार्ज वाले तत्व होंगे। इसी तरह से ट्राई की बात की जाए तो उसमें 3 चार्ज वाले होंगे, चाहे वो +3 हो या -3 हो। इससे पहले आपने देखा, न्यूलैंड ने बताया ही था कि मेटल एंड नॉन मेटल में बांट दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेंडलीव ने पहले से तो बेटर करने की कोशिश की, लेकिन 100% सक्सेस नहीं हो पाया। तो आगे फिर हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कतें आई। फॉर एका, एका का मतलब इन्होंने एक संयोजकता की बात की, एक बैलेंसी की, तो उसमें बोरान को सेट किया कि पहला एका हमारा बोरान का होगा, दूसरा एका एल्युमिनियम के विषय में, यहीं पर वो फेल कर जाते हैं। एका सिलिकॉन, यहाँ भी फेल कर जाते हैं। व्हिच आफ्टर डिस्कवरी, जब इनकी डिस्कवरी हुई तो पहली अवस्था में इन्होंने बताया, लेकिन अब बैलेंसी की बात करते हैं, वहाँ सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी +3 होती है। बोरान की बैलेंसी अगर देखते हैं तो 5 एलिमेंट्स है। अब वहाँ पर अगर हम कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है, तो आप इनकी स्टेटमेंट फेल कर जाते हैं। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो सीक्वेंस है, जो स्टेटमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक विचार रखा, अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहे। एका सिलिकॉन व्हिच आफ्टर डिस्कवरी दे आर नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। आगे चल करके इनका नाम फिर इन्होंने मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच की कड़ी भी तलाशी, और वो मेटलाइट्स के रूप में आज जो मॉडर्न साइंस या जिसे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रूप में जान रहे हैं, इनमें इनका प्रमुख योगदान आया। और वो प्रमुख रूप से जो हाफ मेटल्स के रूप में आए, या सामान्य तौर पर मेटलाइट्स हम कह सकते हैं, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जिसमें अहम रोल जर्मेनियम का है, जिसके माध्यम से हम चिप बना रहे हैं। आज वो चिप के माध्यम से हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टोटल बेस कर रही है। बहुत सारी चीज़ों को डेटा में संग्रहित करके एक सिंपल सा चिप में रख देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हमें मिली वो आज अत्याधुनिक खोजों के आधार पर मिल रही हैं, लेकिन शोध करने वाले लोग पहले ये थे, ऐसा इनके मन में विचार रहा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो लोग फेल्योर रहे, तो आगे की थ्योरी जो आई मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, उसमें इनको सही स्थान दिया गया और कुछ नहीं चेंज किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक फीचर्स की बात कर रहे थे कि एटॉमिक मास इनका फंक्शन होता है, एलिमेंट फंक्शन, वहाँ पर मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में केवल एटॉमिक नंबर कर दिया गया। और जब एटॉमिक नंबर कर दिया गया तो उसके बाद फिर बोरबरी प्लान आ जाता है। बोरबरी प्लान में हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम बैलेंसी डिसाइड करना शुरू कर देते हैं।
वैलेंसी 3 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट वैलेंट। ये भी थ्योरी पुरानी होती गई, क्योंकि आगे चल करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजिंग दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और उन नई चेंजिंग को देखते हुए हम पुरानी चीज़ों को एज ए फंडामेंटल नॉलेज रख तो लेते हैं, लेकिन उनका वर्तमान में कोई यूज़ नहीं होता है। हम उसको ये मान के पढ़ते हैं कि दिस थ्योरी इज ऑलवेज एक्सपायर्ड, कि ये थ्योरी पहले से ही हमारी एक्सपायर कर चुकी है। तो नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट, ऑल्दो दिस टेबल वाज ग्रेटली हेल्पफुल। यद्यप ये टेबल हमारे लिए फायदे की चीज़ थी फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं थी, हम ये जान ही नहीं पाते थे कि किसको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो वहाँ पर एक इन्होंने आधार दिखाया, एक पहला प्रमाण दिया कि नहीं, हम इसको एक टेबल फॉर्म में रख सकते हैं और सही ढंग से रख सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बट ए फ्यू एनॉमलीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसे अपवाद आते गए, कुछ समस्याएं ऐसी आती गई जिनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, इस टेबल को केंद्र बिंदु में रखते हुए मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटॉमिक मास की थी। एटॉमिक मास को आधार संख्या मान करके वो ऑलवेज फेल होते गए एक के बाद एक, और किसी का उचित कारण नहीं दे पाए। दीज आर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीज आर। तो दीज आर का मतलब कि ये लोग, दीज आर एज फॉलोज, मतलब कि इसके साथ साथ क्या प्रॉपर्टी छिपी हुई है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सही स्थान देना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 1 है, और एटॉमिक मास देखा जाए तो 1.008 करके है। तो ऐसी कंडीशंस में वो तो फर्स्ट प्लेस लेगा ही, लेकिन बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है, वो सामान्य परिस्थितियों में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो अब देखिए दोनों की विषमताएं अलग अलग हैं। तो अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में मिलना चाहिए स्थान, लेकिन वो 7वें ग्रुप का भी प्रॉपर्टी रखता है। तो मजबूर होकर के हमें उसे फर्स्ट और 7 नंबर के ग्रुप दोनों में स्थान देना पड़ता है, ये मानते हुए कि उसके अंदर हाइड्रोजन की भी प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन सामान्य तौर पर निगेटिव चार्ज के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का चार्ज प्लस है। तो ऐसे में दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियां 100% सेपरेट नहीं होने देती हैं। इस नाते मेंडलीव भी मजबूर हो गए कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अन्य तत्वों से रिएक्शन कराए, जैसे ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, तमाम रिएक्शन कराए। कोवैलेंट बॉन्ड तक तो बात समझ में आई, लेकिन वो एल्कली मेटल्स की बात को क्लियर नहीं कर पाए। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, समस्थानिक तत्व होते हैं। समस्थानिक के शब्द से ही पता लगता है कि एक ही स्थान पर रहने वाले। जैसे क्लोरीन की बात कर ली जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, और जबकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और दूसरा 37, जबकि ये 35.5 है। अब दो तत्वों को एक ही स्थान पर कैसे रखा जाए, क्या उनकी पीरियडिसिटी रहेगी, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास के कारण बार बार कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, और पिछली बार भी हमने बताया, इस बार भी हम बात कर रहे हैं कि जितने केमिस्ट पहले के ऑब्जर्वेशन किए वो बार बार यही भूल कर रहे थे कि वो केंद्र बिंदु पर एटॉमिक मास ले रहे थे, और एटॉमिक मास लेने के कारण वो सदैव एक के बाद एक फेल्योर होते गए। अगर वहीं वो सुधार कर दिए होते, एटॉमिक नंबर ले लिए होते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर देते, तो शायद है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बहुत पहले आ गई होती, या मेंडलीव को श्रेय मिल गया होता, न्यूलैंड को मिल जाता, डोबिनियर को मिल जाता, किसी को मिल जाता। बस ज़रूरत क्या थी कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रख देते। तो ऐसे ही पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं क्लियर कर पाए। अनसर्टेनिटी ऑफ एटॉमिक मासेज, एटॉमिक मास अनसर्टेन था। अनसर्टेन होने का मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को हम कहें भाई फर्स्ट प्लेस का है तो सेकंड प्लेस वाले का एटॉमिक मास कुछ अलग है, थर्ड प्लेस वाले का सेकंड से कम है। तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में होना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एटॉमिक मास इनके क्लियर नहीं थे, और जो भी थे अप एंड डाउन जिग जैग मोशन करते हुए दिख रहे थे, जिसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ हद तक मिल रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी कुछ डिसएडवांटेज के तौर पर बेमेल स्थिति आई। कहने का मतलब कि इनके गुणों में समानता नहीं दिखाई दी। सेम कंडीशंस में
अगली बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। यहाँ पर ये भी एक समस्या आई कि हैवियर एलिमेंट्स को पहले स्थान दे दिया गया बिफोर द लाइटर वन। कहने का मतलब कि कोई हल्का तत्व है तो उसको पहले स्थान मिलना चाहिए, लेकिन मेंडलीफ ने जो एटॉमिक मास का आधार लिया उस पर हैवियर तत्व पहले आ गए, लाइटर तत्व बाद में आए। लेकिन ये एनामलीज एक के लिए नहीं रही, कई लोगों में रहा और कहीं इनकी सेटिंग भी सही रही। तो कहने का मतलब कि हम पीरियाडिक टेबल जो भी बनाते हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिसमें हम एक समस्या का समाधान दें लेकिन दूसरे में फेल कर जाएं। तो इन सारी विसंगतियों को देखते हुए लास्ट में इसके बाद मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आया और उस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में मैक्सिमम समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश की गई। कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा के लिए अलग थ्योरीज लाई गई, जैसे बोरबरी प्लान था वो भी आउटडेटेड हो गया। अब बोरबरी प्लान के अकॉर्डिंग केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आगे के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है, हुंस रूल आ जाता है, अफबाउ प्रिंसिपल आ जाते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनों का मतलब बार बार रोटेशंस देखते हैं, कैसे इनकी चेंजिंग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी चेंजिंग आ गई। आगे चल करके इलेक्ट्रॉन के तौर पर उनके डुअल नेचर भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो वेव नेचर होता है वो आगे चल करके मतलब अपर क्लासेस के लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगला वीडियो जो हमारा होगा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल होगा। इस नाते वो वीडियो आप देख करके अपने आप को ऐसा एहसास करेंगे कि बहुत ही अच्छा इसमें टीचिंग की गई है। इसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण बीच में वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन आगे हम प्रयास करते हैं कि फिर वही कंटिन्यूएशन रहेगा जैसा आप पिछले दिनों में वीडियो देखते रहे हैं। तो अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।